मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ ए वेक्टर। देखो, रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है? रिजोल्व करना यानी कि स्प्लिट करना। एक सिंगल वेक्टर को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया? एक सिंगल वेक्टर को रिजोल्व करना, स्प्लिट करना। द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into two or more vectors along different direction। यानी कि एक सिंगल वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में रिजोल्व करना। जैसे हमने ट्राइंगल ला किया था, हमने दो वेक्टर लिए थे ए और बी, और इन दोनों को ट्राइंगल की दो साइड से दिखा करके रिजल्टेंट को तीसरी साइड से दिखाया था। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर है, इस प्रोसेस का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। ये आर वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजोल्व करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जो होंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे, जिनका अगर हम चेक करें, ये दोनों का मिला करके वही इफेक्ट होता है सेम, जो किसका इफेक्ट है? एक सिंगल वेक्टर आर का है। तो स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या हो गया कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजोल्व करना, स्प्लिट करना, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे आर को हमने रिजोल्व किया है, ए और बी मिलकर के वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कौन प्रोड्यूस करता है? आर प्रोड्यूस करता है। लिखने का तरीका ये रहेगा। और जबकि ए और बी जो होते हैं, वेक्टर ए और बी, इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर आर। आर के कंपोनेंट हो गए हैं ये। तो स्प्लिट करना एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि वेक्टर एडिशन का बिल्कुल क्या हो गया? ये रिवर्स हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। द कंपोनेंट्स of a vector which are at right angle to each other। जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं किसी गिवन वेक्टर के, विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम जो है सबसे पहले प्लेन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। किसी प्लेन में हम फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें प्लेन कंसीडर करना है। हम एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन, इधर हमारी एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस।
और एक वेक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, मान लेते हैं वेक्टर हमारा है, ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ओ आर से, मान लो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है। अब देखो इसके हमें कंपोनेंट्स लेने हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। इधर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है हमारा आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप। तो एक कंपोनेंट तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा ए एक्स, और दूसरा कंपोनेंट इसका, अगर मान लो ये एंगल हम सपोज करते हैं थीटा एक्स एक्सिस के साथ, और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसको हम राइट करेंगे ए वाई। तो ए एक्स और ए वाई जो है दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर ए को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। देखो प्लेन जो होता है ये प्लेन 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन, तो ऐसे राइट करेंगे। और जबकि ए एक्स वैक्टर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इसका ए एक्स है, डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं आई कैप। ऐसे ही ए वाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वाई डायरेक्शन के लिए क्या लगा देंगे जे कैप। तो हम फर्दर राइट कर सकते हैं वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इस तरह से हमें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। और ए का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ए एक्स की वैल्यू अगर हम चाहें निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई है, राइट ट्राइंगल, नाम इनके रख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्यू रख देते हैं। तो ओ पी आर जो है, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल है पी पॉइंट पर, यहाँ से अगर हम बेस की वैल्यू निकालें, ओ पी की वैल्यू निकालें, देन ओ पी डिवाइड बाई ओ आर, ये हमारे पास आता है कोस थीटा के इक्वल, और ओ पी की वैल्यू जो आएगी ओ आर कोस थीटा, यानी कि ए एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू ए कोस थीटा आएगी, कितनी आएगी ए कोस थीटा। और जबकि अगर हम यहीं से वैल्यू फाइंड आउट करें, यहीं से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए वाई की, तो ये वैल्यू हमारी ए वाई के इक्वल हो गई है ए वाई। तो ए वाई की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगी। वहीं से निकाला है हमने इसको भी, देखो जो हमारा पी आर डिवाइड बाई ओ आर है, ये साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये पी आर की वैल्यू हमारे पास ए वाई है, तो ए वाई और ओ आर की वैल्यू ए है, तो ये ए साइन थीटा आ जाएगा। इस तरह से हम जो है इनके कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एंगल। तो अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कंपोनेंट जो वेक्टर्स हैं हमारे ए एक्स स्केयर ए वाई स्केयर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कोस, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ एंगल 90 बनाते हैं। तो ए की जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस में ए वाई स्केयर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ए की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर ए वाई स्केयर और पूरे का क्या हो जाएगा स्केयर रूट। और ऐसे ही हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं यहीं पे। देखो ए एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई थी दिस इज इक्वल टू ए कोस थीटा, और ए वाई की जो वैल्यू हमारे पास है दिस इज ए साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से ए साइन थीटा को ए कोस थीटा से डिवाइड कर दें, यानी कि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो ए से ए कैंसिल, साइन डिवाइड बाई कोस टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। यानी कि टेंजेंट थीटा के इस फॉर्मूले से हम थीटा निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। इस तरह से हम इसकी जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं भाई। जो हमारा ए जो वेक्टर आएगा उसका उसके कंपोनेंट्स के साथ एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम 3 डायमेंशन में भी वेक्टर्स निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन।
rectangular components of a vector in 3 dimension. थ्री डायमेंशंस में हम जो इसको फाइंड आउट करेंगे, अब 3 कंपोनेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन के लिए आई कैप दिखाते हैं, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन जे कैप से दिखाते हैं, और एक कंपोनेंट हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग जिसकी डायरेक्शन जो हम की कैप से दिखाएंगे। तो मीनिंग अगर हम 3 डायमेंशनल सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये लेते हैं जेड एक्सिस, और हमें जो है किसी की पोजीशन शो करनी है, ये मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P, और ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ से O से ड्रॉ कर लिया है OP। तो कंपोनेंट्स अगर निकालेंगे हम, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा AY, इधर AX, और एक कंपोनेंट इधर आएगा AZ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम A को राइट करेंगे, अब A को कैसे राइट करेंगे, AX वेक्टर, AY वेक्टर और AZ वेक्टर ऐसे राइट करेंगे। तो A जो आएगा दिस इज इक्वल टू AX आई कैप, AY J कैप और AZ की कैप। तो A का जो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और AZ स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, क्योंकि हम जो है सिर्फ +1 में मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ना कि मोशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल प्लेन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए स्पेस में किसी भी पॉइंट का वो R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके कोऑर्डिनेट x, y और z, यानी कि जो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है x, y के लॉन्ग जो है y और z एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है z, तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे r कैप, r वेक्टर इज इक्वल टू x आई कैप, y j कैप, z की कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा पोजीशन वेक्टर का x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एप्लीकेशन गिवन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के एप्लीकेशन गिवन है। सबसे पहले गिवन है वॉकिंग ऑफ ए मैन, बड़ा इम्पोर्टेंट है, वॉकिंग ऑफ ए मैन। भी कोई भी पर्सन जब वॉक करता है, मान लो हम सरफेस दिखाते हैं, ये हमारा सरफेस है, और पर्सन जब वॉक करता है तो ग्राउंड को पुश करता है वो। अगर कोई भी पर्सन वॉक करेगा, मान लो मैं यहाँ पे इसके फिट दिखाता हूँ, तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, ये उसका पैर है, एडी को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करता है कुछ एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल, आप चलकर देख सकते हो। तो फोर्स लगाएगा ग्राउंड पर F बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमारे ग्राउंड की लाइन है, ये लाइन किसकी है? ग्राउंड की। ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो कि ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा बिल्कुल फोर्स के। और अगर हम इस रिएक्शन फोर्स को, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना आएगा? थीटा। इस रिएक्शन फोर्स को हम जो है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, एक कंपोनेंट तो इसका इधर आएगा ग्राउंड के अलोंग, ये कंपोनेंट क्या आएगा? आर कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट हमारा कहाँ जाएगा? वर्टिकली ऊपर की तरफ, क्योंकि आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा।
तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो गए हैं। एक कंपोनेंट कौन सा आया, आर साइन थीटा, ये किधर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। और जबकि पर्सन का जो वेट लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, यानी कि आर साइन थीटा जो है बैलेंस करेगा किसको, वेट को, बैलेंसेज वेट, पर्सन के वेट को ये बैलेंस करेगा। और जबकि सेकंड कंपोनेंट जो है आर कोस थीटा, ये देखो सरफेस के अलोंग आगे की तरफ आया, तो ये पर्सन को हेल्प करेगा इन वॉकिंग में हेल्प करता है। यानी कि एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वेट अगर हम यहाँ दिखाते तो वेट हमारा नीचे की तरफ ऐसे लगता, तो ये वेट को बैलेंस करेगा आर साइन थीटा, जबकि आर कोस थीटा जो है वो आगे की तरफ जो है पर्सन को मूव करने में हेल्प करता है। कब हेल्प करेगा, अब देखो ग्राउंड के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, जो कि नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो सरफेस के साथ फ्रिक्शन जो है मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन इधर। तो आर कोस थीटा अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी पर्सन वॉक कर पाएगा, अदरवाइज वॉक नहीं कर पाएगा। एक एप्लीकेशन तो हमारी ये हो गई है। दूसरा और केस करते हैं हम। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी, इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन्ग रोलर देन टू पुश इट। देखो कोई भी रोलर है जो रोल करता है, जैसे ये पेन है, ये यहाँ पे सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है ऐसे। इसका अगर इधर से हम सरफेस देखें तो ये सरफेस हमारा कैसा है, सर्कुलर है। तो रोलर का एक सरफेस हम दिखाते हैं फ्रंट का, कि ग्राउंड हो गया हमारे पास, और हम ये सपोज करके चलते हैं, अभी फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करके चलते हैं, बाद में फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे जब फ्रिक्शन का टॉपिक कर लेंगे। और ये कोई हमारा रोलर है जिसका हमें एक साइड से सरफेस नज़र आता है, और ये जो है इसकी सेंटर, वेट इसका वर्टिकली लगेगा नीचे की तरफ वेट। और जबकि यहाँ पे दो तरह से फोर्स लगाया जा सकता है, एक तो पुल करके इसको पुल करना, अपनी तरफ खींचना। जब पुल करेंगे तो फोर्स इस तरह से लगेगा, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल जो है ये थीटा है, ये फोर्स ऑफ क्या हो गया, पुल हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा इधर, ये तो आएगा एफ कोस थीटा, और जो कि एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल के अलोंग आएगा, ये कितना आएगा, एफ साइन थीटा। कब, जब हमने इसको पुल किया, अपनी तरफ फोर्स लगाया। ये सेम वही केस है जो बैलगाड़ी का केस होता है। बैलगाड़ी में यहाँ पे बैल लगा होता है और इसको जो बीम लगे होते हैं जो उसकी गर्दन पे रखे होते हैं, तो वो कुछ एंगल बनाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ और वो उसको आगे की तरफ खींचता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एफ कोस थीटा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देखें, यहाँ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स देखें ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव फोर्स है, या हम ये कहें इफेक्टिव वेट जो रोल रखा है, इफेक्टिव वेट, उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है। वेट नीचे की तरफ लगा हुआ है और जबकि एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लगा है, यानी कि वेट यहाँ पर कम हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ खींचते हैं अपनी तरफ, तो हम उसके वेट को एक तरह से क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और जबकि दूसरा केस लेते हैं, पुश का केस अगर देखें हम, अगर रोलर को पुश करते हैं, ग्राउंड, पुश का मीनिंग क्या, धक्का देना किसी चीज़ को, अपने से दूर धकेलना। वेट तो नीचे ही लगेगा इसका वेट। अब जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे इसको, फोर्स की डायरेक्शन ग्राउंड की तरफ होती है ऐसे केस में, तो जब इसको हम ऐसे धक्का देंगे तो F जो है फोर्स ऑफ पुल है, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, एंगल अगर हम चेक करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो एक कंपोनेंट तो इसका एफ का जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा। हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा। अब क्योंकि एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, एफ साइन थीटा। और यहाँ पर हम अगर इफेक्टिव वेट देखें इस केस में, इफेक्टिव वेट, तो यहाँ पर इफेक्टिव वेट जो आएगा दिस इज इक्वल टू वेट पर्सन का वेट W प्लस में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट दोनों ऐड हो गए हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या, एफ साइन थीटा और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब ये एफ साइन थीटा नीचे क्यों लिया, क्योंकि एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब देखो दोनों ही केस को अगर कंपेयर करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का इक्वल है, बट वर्टिकल कंपोनेंट की करें, यहाँ पर जो पुल के केस में है ये वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, हमें जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना होता है तो उसका वेट जो है ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कम। तो नेट फोर्स अगर हम चेक करें यहाँ से, नेट फोर्स हमारा इस केस में क्या आएगा, कम लगाना पड़ेगा हमें पुल के केस में। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना क्या होता है, इजी होता है। हेंस इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर, ये स्पेलिंग ठीक कर लो, लॉन रोलर देन टू पुश इट। क्यों, क्योंकि पुल करते टाइम जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम हो गया है, इफेक्टिव वेट का वर्टिकल फोर्स जो है वो कम हो गया, यानी कि इफेक्टिव वेट कम हो गया, जबकि पुश करते टाइम इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए